हाँ भी दोस्तों की हाल चाल। मैं हूँ हिम्मत शर्मा एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू से दैट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी गोना स्टार्ट आवर जावास्क्रिप्ट सीरीज एंड आई होप यू ऑल गोना लव इट। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ जितनी मेरे को जावास्क्रिप्ट के ऊपर है। तो चलिएगा इस देरी की इस बात की शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री और एक बेसिक ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का वेब डेवलपमेंट में रोल क्या है और जावास्क्रिप्ट का कंपाइलेशन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के ऊपर। तो जावास्क्रिप्ट का पहला वर्जन 1995 में ब्रेंडन ईच के द्वारा निकाला गया था एंड दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज अ मोका and after that the name changes from mocha to livescript and from there the name changes from livescript to javascript उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट में स्टैंडर्डाइजेशन लाने के लिए एक्मा ने अपना सबसे पहला वर्जन ES1 निकाला था 1997 में। तब से लेके अभी तक हमें काफ़ी ज़्यादा एक्मा स्क्रिप्ट के वर्जन्स देखने को मिले हैं और कई वर्जन्स में तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को मिले हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को डे बाय डे और स्टेबल बना रहे हैं। तो ये था जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में और आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली है क्या। तो एक डेफिनेशन जो मेरे अकॉर्डिंग जावास्क्रिप्ट को बेस्ट सूटेड है वो है JavaScript is a high-level, object-oriented, multi-paradigm, dynamic typed, just-in-time compiled programming language. So what I mean with all these things, if I talk about high-level programming language, so जो किसी भी प्रोग्राम को हमें रन करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, CPU की ज़रूरत पड़ती है। तो जावास्क्रिप्ट हमें एक एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है कि हमें इनसे डायरेक्टली डील ना करना पड़े और हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ कोडिंग में रहे। तो जावास्क्रिप्ट मेमोरी मैनेजमेंट अपने लिए खुद करके दे देता है और गार्बेज कलेक्शन भी खुद करके दे देता है। बट इसमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें ऑब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो जैसे कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज सी है जैसे जिसमें हमें मेमोरी मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है, गार्बेज कलेक्शन भी खुद करना पड़ता है, जो उनकी परफॉर्मेंस है वो इनसे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है क्योंकि इसमें हमारी ये हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर देता है जिससे कि थोड़ी सी परफॉर्मेंस लूज़ हो जाती है इसकी। तो यही एक डिसएडवांटेज जो देखने को मिलता है। और जावास्क्रिप्ट इज़ अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट आई मीन विद दैट इज़ कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं उनको हीप में स्टोर करने के लिए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करता है। ये सब आपको जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। फिर इसके बाद बात आती है मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। what is this paradigm? Paradigm, you can say, is a approach and set mindset of structuring code, you can say, or different style of coding. सबसे जो हमें देखने को मिलते हैं वो है दो काइंड के, इम्पेरेटिव एंड डिक्लरेटिव। इम्पेरेटिव के अंदर फॉल करता है ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डिक्लरेटिव में फॉल करता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। इन दोनों का जो आपको डिफरेंस है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता रहेगा कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। और अगर मैं बात करूँ डायनामिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इसमें जब हम कोड कर रहे होते हैं तो हमें वेरिएबल को उसी टाइप पे टाइप नहीं असाइन करना होता है। जो भी ये टाइप असाइन होता है जावास्क्रिप्ट उसको रन टाइम पे असाइन करता है। तो हम डजंट एनफोर्स टाइप type will be assigned
only at runtime. So इसीलिए इसको डायनेमिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। और इसके बाद बारी आती है जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो इसके अगले सेक्शन में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट का कंपाइलेशन प्रोसेस। उसमें मैं इस जस्ट इन टाइप कंपाइल्ड का भी को भी बताऊंगा। तो अगले सेक्शन में मूव करते हैं। सो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट कंपाइलेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए या तो हमें कंपाइलर की ज़रूरत पड़ेगी या हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर करते क्या हैं बेसिकली। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि JS क्या यूज़ करता है सोर्स कोड को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में। तो कंपाइलर की अगर बात कर ले तो हमारा सोर्स कोड है विच इज़ अ ह्यूमन रीडेबल, ओके, एंड ये कंपाइल्ड होता है कंपाइलेशन स्टेप में। ये कंपाइलेशन होता है मशीन कोड में, राइट। मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सोर्स कोड होता है वो वन गो में मशीन कोड में कंपाइल्ड हो जाता है। और यहाँ पे हमारे एक पोर्टेबल बाइनरी फाइल बनती है फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस विच इज़ अ सिस्टम रीडेबल। सो उसके बाद ये एग्जीक्यूशन स्टेज में आता है और हमारा प्रोग्राम रन करता है। ये हमारा एग्जीक्यूशन स्टेज है और हमारा जो कंप्यूटर है उस पोर्टेबल बाइनरी फाइल को यूज़ करके हमारा प्रोग्राम रन करता है। अब देख लेते हैं कि इंटरप्रेटर क्या करता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है कि जो हमारा सोर्स कोड है वो एग्जीक्यूट होता है वन बाय वन और वो प्रोग्राम रनिंग फेज में चला जाता है। एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन। इसमें हमारा जो भी हमारा कंपाइलर में ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता था, ये वाला स्टेप हटा दिया यहाँ पे। एग्जीक्यूशन यहाँ पे लाइन बाय लाइन होती है, जबकि यहाँ पे भी सबसे पहले तो मशीन कोड में कन्वर्ट होना ही होना है। तो इसमें ये स्टेप इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी हमारा मशीन कोड में ये कन्वर्ट होता है वो एग्जीक्यूशन से तुरंत पहले होता है। जैसे हमारा लाइन बाय लाइन वो मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ लाइन बाय लाइन, वो उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टेज में आता गया। तो ये जो भी प्रोसेस होता है वो लाइन बाय लाइन होता है, जबकि कंपाइलर में वो सारा एक साथ होता है। तो बोला जाता है कि JS, पहले बोला जाता था कि JS एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट इंटरप्रेटर जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर। तो जो भी हमारी आजकल मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस बन रही हैं उसमें अगर हम इंटरप्रेटर को यूज़ करेंगे तो हमारा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि लोडिंग टाइम बढ़ जाएगा और एग्जीक्यूशन टाइम अगर बढ़ गया तो यूज़र एक्सपीरियंस तो ख़राब होना ही होना है। तो इसीलिए जो भी हमारे आजकल मॉडर्न JS के इंजन है वो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन को यूज़ करते हैं। तो जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ये एक मिक्सचर है इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। और इसके बाद ये क्या होता है, सोर्स कोड जो भी हमारा ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड है वो कंपाइलेशन स्टेज में आता है और वो मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे जो एक चीज़ डिफरेंस कंपाइलर से वो ये है कि यहाँ पे कोई भी पोर्टेबल फाइल नहीं बनती, बाइनरी फाइल यहाँ पे नहीं बनती है। इसमें डायरेक्टली जब भी हमारा मशीन कोड में ये हमारा सोर्स कोड कन्वर्ट हुआ
वो डायरेक्टली राइट अवे एग्जीक्यूशन में चला जाता है और प्रोग्राम हमारा रन हो जाता है। तो इसमें क्या है कि हमें कोई भी यहाँ पे डिले देखने को नहीं मिलता है और हमारी एग्जीक्यूशन भी फास्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी यहाँ पे कंपाइलेशन एक साथ मशीन कोड में हुई और होते ही साथ में हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। तो अब जो भी हमारे मॉडर्न जेएस के इंजन है, जैसे कि V8, जो भी इंजन है, जो भी आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, और नोट भी हमारा V8 इंजन को यूज़ करता है, तो ये सारे आजकल जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन को ही यूज़ करते हैं, ना कि इंटरप्रेटर को यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट इज़ अ जस्ट इन टाइम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये था जावास्क्रिप्ट के कंपाइलेशन का प्रोसेस। इसके बाद देखते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक वेब पेज को डायनेमिक इफेक्ट देता है। लाइक अगर हम सिर्फ HTML CSS से कोई भी पेज बनाएंगे तो वो एक स्टैटिक पेज कहलाएगा, और अगर हम उनमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट ऐड कर देंगे, अपने लॉजिक्स ऐड कर देंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो वो एक डायनेमिक वेब पेज कहलाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो HTML एक कंटेंट प्रोवाइडर काइंड ऑफ थिंग, जैसे कि ये हमें पैराग्राफ, टेक्स्ट, बटन, स्पिनर, जो भी हमें कंटेंट दिखाना है वो सिर्फ वो हम HTML के थ्रू दिखाते हैं, और जो भी हमें प्रेजेंटेशन करनी है अपने कंटेंट की वो हमारी CSS करती है। और उसके साथ जो भी हमारे प्रोग्रामिंग दिस जावास्क्रिप्ट, जो भी हमारे लॉजिक्स होते हैं HTML CSS के साथ, जो भी लॉजिक लगाने हैं हमने, वो हम जावास्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो जावास्क्रिप्ट हमारी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। ओके, सो जो भी हम लॉजिक लगाएंगे वो जावास्क्रिप्ट में लगाएंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो कंटेंट लोड होने से पहले हमें स्पिनर दिखता है, और जैसे ही कंटेंट आ जाता है हमारा वो स्पिनर हाइड हो जाता है। वो सोचने वाली बात है कि कैसे होता है। वो जो भी काम है वो हमारा जावास्क्रिप्ट करता है। तो जैसे कि हमने HTML में कोई भी स्पिनर ले लिया, स्पिनर और यू कैन से लोडर, और स्पिनर, और हम चाहते हैं कि उसको कुछ स्टाइलिंग दे दें, और हमने उसको CSS में स्टाइलिंग दे दी, जैसे कि रेड स्टाइलिंग मैंने दे दी उसको CSS में। तो ये हमारा स्पिनर वेब पेज पे चलने लग गया विद अ रेड कलर। बट अगर हम चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई डेटा आ जाए हमारे वेब पेज पे तो वो स्पिनर हाइड हो जाना चाहिए, तो वो सारा जो भी लॉजिक है वो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो बेसिकली ऐसे सिंटेक्स नहीं होता है, थोड़े अलग होते हैं। तो दिस इज जस्ट टू गिव यू एग्जांपल। तो हमने जैसे स्पिनर डॉट हाइड कर दिया तो हमारा स्पिनर हाइड हो गया। तो जो भी हम ये लॉजिक लगा रहे हैं वो JS में लगा रहे हैं। तो JS बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है वेब एप्लीकेशन में, उनको डायनेमिक इफेक्ट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट में जावास्क्रिप्ट का रोल। इसके बाद हम अगले सेक्शन में देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट कौन कौन सी चीज़ें बनाने में आजकल जावास्क्रिप्ट देख लेते हैं कि थिंग्स वी कैन डू विद जावास्क्रिप्ट। आजकल मार्केट में बहुत सी लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स जावास्क्रिप्ट के ऊपर हैं। तो चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, सर्वर साइड हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, सब चीज़ों के लिए जावास्क्रिप्ट के कोई ना कोई फ्रेमवर्क हैं। तो कुछ ये 3 फ्रेमवर्क विच आर मोर पॉपुलर फॉर वेब डेवलपमेंट, रिएक्ट, एंगुलर एंड व्यू। वेब डेवलपमेंट में आजकल ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। these all frameworks are on 100% जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चाहे ख़त्म हो जाए तो ये ऐसा है। और ये रिएक्ट नेटिव एंड आयनिक विच इज़ फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। मैं खुद रिएक्ट नेटिव में ज़्यादा काम करता हूँ और उसके बाद वी हैव द Node.js विच इज़ you can say backend
JS engine which execute JavaScript code outside browser also. So if अगर तुम्हारे डेस्कटॉप में Node.js इंस्टॉल्ड है तो आप जावास्क्रिप्ट के कोड को आउटसाइड ब्राउज़र भी रन कर सकते हैं। और ये है इलेक्ट्रॉन ये डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है। तो बहुत सी चीज़ें के फ्रेमवर्क जावास्क्रिप्ट में आजकल मार्केट में है और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट का आजकल मार्केट में होल्ड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए गाइज यही ओवरव्यू था जावास्क्रिप्ट का अभी तक। तो दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं जावास्क्रिप्ट का हाई लेवल ओवरव्यू की वीडियो भी लेके आऊँगा। वो तब लेके आऊँगा जब हमारे जावास्क्रिप्ट के ऊपर फंडामेंटल्स बहुत सही हो जाएंगे, हमें पता रहेगा कि जावास्क्रिप्ट में कैसे कोडिंग करते हैं, क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या वेरिएबल्स, कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं और ऑल दैट काइंड ऑफ फंडामेंटल थिंग्स ऑफ जावास्क्रिप्ट जब हमें पता रहेगा तो हम उसके बाद एक हाई लेवल ओवरव्यू भी लेके आएंगे जावास्क्रिप्ट का। और दोस्तों हो सकता है कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग लगी हो क्योंकि इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था, बट आने वाली वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखने वाले हैं और बहुत सारा मज़ा भी आएगा। और ऐसे ही मेरी चैनल को देखते रहिए, मेरी JS सीरीज़ को फॉलो कीजिए और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को। और अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द। बाय बाय।